हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल WB फ्री में सोल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था। एक्सरसाइज 18.1 का 1 का 10 तक सॉल्व किया था। ठीक है, तो चलो आज हम लोग एक्सरसाइज 18.2 का स्टार्ट करते हैं 11 से, 1 का 11 से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है आयत क्षेत्र की घूर्णन प्रतिसाम्य केंद्र का डॉट कटान बिंदु मीन्स यहाँ पे कौन सा कटान बिंदु होगा, घूर्णन प्रतिसाम्य केंद्र कौन सा होगा। ठीक है, चलो इसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार ये हमारा एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 देखो, आयत क्षेत्र के घूर्णन प्रतिसाम्य केंद्र कटान बिंदु, यानी कि इसका कटान बिंदु से ही हम तो ऐसे करके इसको सेंटर मान के और तभी हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं, तभी ये अपना सेम पोजीशन में यानी सेम शेप में आ जा रहा है। ठीक है, सो इसका कटान बिंदु दैट मीन्स क्या, एक आयत क्षेत्र का कटान बिंदु जहाँ पे इसका घूर्णन प्रतिसाम्य कोण बन रहा है, तो वो कौन सा होगा। सपोज दिस वन इज आयत रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल का यदि कटान बिंदु देखा जाए तो हमारा कटान बिंदु क्या होगा, इसका डायगोनल ही तो होगा। डायगोनल से ही तो हम इसे घुमा रहे हैं, तभी तो ये सेम शेप में, जब इसको हम घुमा रहे हैं तो ये सेम शेप में फिर से घूम के उसी से सेम शेप में आ जा रहा है। दैट मीन्स इस टाइप से घूम रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही घुमा रहे हैं 1 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका डायगोनल ही इसका कटान बिंदु होगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, डायगोनल। दैट मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे विकर्ण, या कर्ण भी लिख सकते हैं, विकर्ण भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आयत क्षेत्र के घूर्णन प्रतिसाम्य केंद्र क्या होगा, तो डायगोनल। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ डायगोनल, डायगोनल है। ठीक है, दैट मीन्स विकर्ण। डायगोनल्स का ही हम डायगोनल की कटान बिंदु पे ही हमारा इसका प्रतिसाम्य केंद्र यानी कि एंगल ऑफ सिमेट्री मिल रहा है। ठीक है, अब चलते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज के घूर्णन प्रतिसाम्य कोण कौन सा होगा। समानांतर चतुर्भुज के घूर्णन प्रतिसाम्य केंद्र यहाँ कौन सा होगा, ये हमें बताना है। ओके, तो इसके लिए मैंने एक समानांतर चतुर्भुज यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाया है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि समानांतर चतुर्भुज के घूर्णन प्रतिसाम्य का डिग्री कौन सा होगा। ठीक है, घूर्णन प्रतिसाम्य डिग्री, तो कौन सा एंगल ऑफ सिमेट्री क्या होगा। तो यदि आप लोग यहाँ से देख सकते हो, यदि हम इसको सेंटर माने, इसको यदि हम सेंटर मानते हैं और इसको हम घुमाते हैं, देखो 90 पे आया, क्या ये सेम शेप में आया, नहीं आया। लेकिन यदि हम इसको फिर से घुमा दे तो यानी कि ये 180 पर ये सेम शेप में आ जा रहा है। दैट मीन्स क्या, इसका घूर्णन प्रतिसाम्य एंगल कौन सा होगा, एंगल ऑफ सिमेट्री क्या होगा, इसका 180 होगा। ठीक है, फिर से इसको हम घुमाएंगे, ठीक है 270, फिर से घुमाएंगे दैट इज 360, यानी 360 पे, यानी कि इसका 2 बार ये घूम के अपना सेम पोजीशन सेम शेप में आ जा रहा है, और इसका एंगल ऑफ सिमेट्री कितना होगा, तो 180। इसका यहाँ पे कहने का मतलब ये मेरा कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, ये 90 डिग्री है, ये 180, दिस वन इज कितना 270, एंड फिर से यदि पूरा घूम जाए तो ये होता है 360। तो एक पूरा ऐसे घूमने में ही इसका 360 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखेंगे, समानांतर चतुर्भुज के घूर्णन प्रतिसाम्य कोण यानी एंगल ऑफ सिमेट्री पैरेललोग्राम का कितना होगा, तो 180 होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे डिग्री यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ आंसर 180 डिग्री। ओके, समानांतर चतुर्भुज के यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ एंगल ऑफ सिमेट्री, एंगल ऑफ सिमेट्री, एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, सॉरी रोटेशनल सिमेट्री किसका, ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। ओके,
सो एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू कितना, तो 180। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, समबाहु त्रिभुज के घूर्णन प्रतिसाम्य एंगल कौन सा होगा, यानी एंगल ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री समबाहु त्रिभुज का यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज बनाया है। समबाहु त्रिभुज, इससे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि एंगल ऑफ सिमेट्री कितना होगा। तो यहाँ मैंने एक लिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज का घूर्णन प्रतिसाम्य एंगल हमें निकालना है। तो आप लोग जानते हो कि इसका 60 ऑल एंगल 60 डिग्री का होता है। फिर यदि हम इसको रोटेट करते हैं, हाँ, इसको सेंटर मान के यदि हम इसको रोटेट करते हैं, दैट मीन्स इस टाइप से रोटेट होगा, यानी कि 160 पहले था। ओके, फिर यदि 120 पे आया तो सेम अपना शेप में आ गया। फिर इसको हम घुमाएंगे तो 180 पे सेम शेप में आया, फिर 240 पे सेम शेप में आया। इसका मतलब इसका रोटेशनल सिमेट्री कितना है, तो 120, यानी 120 पे ये सेम शेप में आ जा रहा है। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का हम आंसर लिखेंगे। समबाहु त्रिभुज का घूर्णन प्रतिसाम्य कोण 120 होगा। ओके, तो हम यहाँ आंसर में लिखेंगे एंगल ऑफ सिमेट्री, एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू कितना होगा, तो 120 डिग्री। ओके, समबाहु त्रिभुज के घूर्णन प्रतिसाम्य कोण 120 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है वर्ग क्षेत्र के घूर्णन प्रतिसाम्य कोण कितना होगा। वर्ग का भी जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया है, ये वर्ग है। वर्ग में क्या होता है, स्क्वायर में ऑल साइड्स इसके इक्वल होते हैं। यदि हम इसको वैसे घुमाएंगे तो भी हमारा सेम शेप में आ जाएगा, यानी कि इसका कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। यानी इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो भी ये, यानी कि इस यहाँ यदि 0 है, इसको यदि हम ऐसे घुमा दें तो 90 डिग्री पे सेम शेप में आ गया। फिर इसको हम इधर से घुमाएंगे, 180 में भी सेम शेप आ रहा है और 270 में भी सेम शेप आ रहा है, यानी कि चारों तरफ से ये सेम शेप में आ रहा है। दैट मीन्स कितना इसका एंगल ऑफ सिमेट्री है, तो 90 डिग्री पे आकर ये सेम शेप में हो जा रहा है। सो हम इसका एंगल ऑफ सिमेट्री लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का एंगल ऑफ सिमेट्री, एंगल ऑफ सिमेट्री फॉर स्क्वायर इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एंगल ऑफ सिमेट्री ऑफ फॉर स्क्वायर इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में रेखीय प्रतिसम नहीं लेकिन दो मात्रा का घूर्णन प्रतिसाम्य नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे रॉन्ग लग रहा है, मैं आप लोग को बता दूं। यहाँ पे नहीं दो जगह है, इसका मतलब यहाँ थोड़ा कुछ रॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ रैखिक प्रतिसम नहीं डॉट रैखीय प्रतिसम नहीं लेकिन दो मात्रा का घूर्णन प्रतिसाम्य है यहाँ पे होगा, नहीं है नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ ये जो नहीं है ना, इसको आप लोग काट दो, यहाँ पे है होगा। रैखीय प्रतिसम नहीं लेकिन दो मात्रा का घूर्णन प्रतिसाम्य है। इसका यहाँ पे आंसर होगा पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, रैखीय प्रतिसम नहीं होता है लेकिन घूर्णन, यानी कि हमें यदि इसको हम घुमाते हैं, ये है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को यदि हम घुमाते हैं तो दो, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, दो मात्रा का घूर्णन प्रतिसाम्य, यानी एक बार हम इसको घुमाएंगे, मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। यदि हम देखो इस टाइप से है, यदि हम एक बार इसको घुमा रहे, यहाँ तो नहीं आया, 90 पे नहीं आया, 180 पे आ गया। ठीक है, सो 180 हुआ। उसके बाद फिर 270 पे घुमा रहे, नहीं आया, फिर यहाँ 360 पे फिर से अपना सेम शेप में आ गया। दैट मीन्स इसका पैरेललोग्राम का घूर्णन प्रतिसाम्य मात्रा यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ इसका रैखिक प्रतिसम नहीं है, यानी कि इसका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन
रोटेशनल सिमेट्री 2 है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, पैरेललोग्राम, ओके, पैरेललोग्राम। ओके, इसका आंसर होगा पैरेललोग्राम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे के कौन सा ज्यामितीय चित्र रेखीय प्रतिसम है लेकिन घूर्णन प्रतिसम में नहीं है। यहाँ ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या दिया है, रेखीय प्रतिसम है यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री है लेकिन रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। तो समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज, समानांतर चतुर्भुज, समद्विबाहु त्रिभुज और वृत्त। वृत्त में तो आप लोग जानते ही हो, इसमें रोटेशनल सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों ही है, ओके। अब समबाहु त्रिभुज में चलते हैं। समबाहु त्रिभुज में रेखीय प्रतिसम है और घूर्णन प्रतिसम भी है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्या है, इसका क्या खासियत होता है, तो ये इस टाइप से घूमता है, इस टाइप से घूमता है, यानी कि ऐसे घूमने से ये 120, उसके बाद 240 ऐसे करके ये ऐसे अपना सेम शेप में आ जा रहा है। इसका घूर्णन यानी रोटेशनल सिमेट्री भी है। और लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे है, तो सपोज दिस वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। तो यदि हम यहाँ से इसको मोड़ दे रहे हैं तो भी हमारा सेम शेप में आ जा रहा है, यदि इधर साइड से मोड़ दे रहे हैं तो भी हमारा सेम शेप में आ जा रहा है, यदि हम यहाँ से मोड़ दे रहे हैं तो ये भी हमारा सेम शेप में आ रहा है। दैट मीन्स हमारा यहाँ ये वाला आंसर इसका यानी समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। अब चलते हैं समानांतर चतुर्भुज पे। समानांतर चतुर्भुज में घूर्णन प्रतिसम, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि रेखीय प्रतिसम है लेकिन घूर्णन प्रतिसम नहीं है। तो आप लोग को बता दूं, इसके पहले भी जस्ट मैंने बताया कि पैरेललोग्राम में रेखीय प्रतिसम नहीं होता है, घूर्णन प्रतिसम होता है, यानी कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री होता है, इसलिए समानांतर चतुर्भुज के लिए नहीं होगा। अब चलते समद्विबाहु त्रिभुज में। समद्विबाहु त्रिभुज में लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, ये है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, ओके। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में यदि हम यहाँ से इसको मोड़ देते हैं तो ये हमारा सेम शेप में आ जाएगा, ओके। इसका मतलब यहाँ यदि हम मोड़ देते हैं तो ये हमारा सेम शेप में आ जाएगा, दैट मीन्स ये लाइन ऑफ सिमेट्री है इसको। यदि हम बेस को ऐसे कर देते हैं तो भी, यदि हम बेस को उलट देते हैं तो भी हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री आ रहा है। इसका मतलब यदि हम यहाँ से इसको कट करते हैं, यानी कि इसको यदि हम मोड़ते हैं यहाँ से तो भी हमारा शेप में आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल में है लेकिन इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, क्योंकि यदि हम घुमाएंगे इसको तो ये सेम शेप में नहीं आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। वृत्त में तो दोनों ही होता है, क्योंकि यहाँ से यदि हम कोई भी एक यदि हम डायमीटर कोई भी ले लें तो भी ये सेम शेप में ही आएगा, ओके। तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी है एज वेल एज रोटेशनल सिमेट्री, लेकिन सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री है लेकिन रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 आंसर होगा, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, ओके। A B में चलते हैं। अब नीचे के कौन सा ज्यामितीय चित्र का घूर्णन प्रतिसम मात्रा 2 लेकिन चित्र रैखिक प्रतिसम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बी में दिया हुआ कौन सा ज्यामितीय चित्र का घूर्णन प्रतिसम मात्रा 2 है लेकिन चित्र रैखिक प्रतिसम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नहीं है, ध्यान देना। चलो बनाते हैं इसे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे दिया हुआ है कि इसमें घूर्णन प्रतिसम मात्रा यानी कि रोटेशनल सिमेट्री 2 है लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बताया आप लोगों को, इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि घूर्णन प्रतिसम में मात्रा है 2 लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इसका यानी जो ये क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री होता है और रोटेशनल सिमेट्री भी होता है। क्यों? क्योंकि यदि हम आयत को ये हमारा आयत है, यदि हम यहाँ से यदि कट करते हैं यानी इसको हम मोड़ते हैं तो भी हमारा सेम शेप में आ जा रहा है, ठीक है। और यदि हम यहाँ से इसको मोड़ते हैं तो भी हमारा सेम शेप में आ जा रहा है, यानी कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी है, लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री दोनों है।
अच्छा, अब चलते आयत क्षेत्र हो गया। अब समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज में पहले भी मैंने बताया था कि यदि हम इसको यदि हम घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, तो ये सेम शेप में 180 पे आता है, फिर से सेम शेप में 360 में आता है। लेकिन इसका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि हम इसको यहाँ से यदि हम ऐसे मोड़ेंगे, जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा रही हूँ, यदि हम इसको, ये है हमारा, ठीक है, यदि हम इसको ऐसे मोड़ते हैं, देख रहे हो आप लोग, देख सकते हो सेम शेप में आ रहा है, नहीं आ रहा है। यदि हम इसको ऐसे मोड़ते हैं इक्वल में ऐसे, तो क्या ये सेम शेप में आ रहा है? इसका मतलब ये सेम शेप में कभी नहीं आ सकता। यानी कि ये पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम का ही लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, लेकिन इसका रोटेशनल सिमेट्री होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि रोटेशनल सिमेट्री का मात्रा 2 है लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? समानांतर चतुर्भुज। ओके, सो क्वेश्चन नंबर बी का 2 का बी का यहाँ पे आंसर होगा 2, पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में दिया हुआ है कि जिस सुषम बहुभुज के घूर्णन प्रतिशा में एंगल 60 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? इसे हमें निकालना होगा। चलो इसे निकालते हैं। तो इसे निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर सी मैं बता रही हूँ आप लोगों को, 2 का सी। यहाँ पे एंगल ऑफ सिमेट्री दिया हुआ है, एंगल ऑफ सिमेट्री इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है। किसका? एंगल ऑफ सिमेट्री ऑफ रेगुलर पॉलीगन, यहाँ पे लिखते रही हूँ, ऑफ रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू कितना दिया हुआ है? तो 60 डिग्री। रेगुलर पॉलीगन यानी सुषम बहुभुज का यहाँ पे एंगल ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री कितना दिया है? 60 डिग्री। ओके, अब यहाँ हमें कितना इसका सुषम बहुभुज का भुजाओं की संख्या कितना होगा? तो साइड ऑफ, सो हम लिखेंगे साइड ऑफ पॉलीगन इक्वल टू, हम कितना डिग्री पे एंगल ऑफ सिमेट्री निकाल रहे हैं? तो हम निकाल रहे हैं, टोटल घुमा रहे हैं कितना? तो 360 टाइम्स हम घुमा रहे, सॉरी 360 टाइम्स नहीं, 360 डिग्री एंगल में हम घुमा के देख रहे हैं कि कितनी बार ये सेम शेप में आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये 360 हमें लेना होगा बाय एंगल ऑफ सिमेट्री, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो कितना हुआ? साइड ऑफ पॉलीगन कितना आया? तो 6 आया। दैट मीन्स यहाँ पे जो साइड ऑफ पॉलीगन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सी है 2, 4, 6, 7, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर सी का 3 होगा। सो हम यहाँ पे 3 आंसर हमारा क्या होगा? तो क्वेश्चन 3 होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर डी में दिया हुआ है एक चतुर्भुज के घूर्णन साम्य एंगल 180 दिया हुआ है और रैखिक प्रतिसम यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री 2 है, तो कौन सा चतुर्भुज होगा इसमें से? ठीक है, रेक्टेंगल दिया, पैरेललोग्राम, स्क्वायर एंड ट्रेपेजियम। बनाते हैं इसे। तो यहाँ पे पहले तो हमें देखना होगा रेक्टेंगल का ये है हमारा रेक्टेंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री 2 होता है। कैसे? इसको हम इधर से मोड़ दे तो हमारा सेम शेप में आ जाएगा, यदि हम इसको यहाँ से मोड़ दे तो भी हमारा सेम शेप में आ जाएगा। यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री इसका कितना हुआ? लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे हुआ 2। ओके, और घूर्णन एंगल यानी कि रोटेशनल सिमेट्री इसका कितना होता है? तो रोटेशनल सिमेट्री पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ आप लोग को। यहाँ से यदि हम इसको मोड़ेंगे नहीं, इसको यदि घुमाएंगे 90 डिग्री पे सेम शेप में आया? नहीं आया। 180 में सेम शेप में आ गया। ठीक है, 270 में सेम शेप में नहीं आया। फिर यदि हम फिर से इसको 360 डिग्री पे घुमा रहे हैं तो सेम शेप में आ रहा है। यानी कि इसका एंगल ऑफ सिमेट्री कितना हुआ? एंगल ऑफ सिमेट्री तो 2 हुआ। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर यहाँ कौन कौन से चतुर्भुज हो सकता है? तो एक तो इसका एंगल ऑफ सिमेट्री
इक्वल टू 2 हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब एक होगा हमारा आंसर, तो रेक्टेंगल होगा, एक होगा रेक्टेंगल। अब चलते हैं इसमें आप लोग जानते ही हो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, सिर्फ रोटेशनल सिमेट्री होता है, तो ये तो कट गया। अब चलते हैं इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर में आप लोग जानते हो, स्क्वायर को आप लोग को मैं दिखा देती हूँ। ये है हमारा स्क्वायर, स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे कितना आया, तो 4 आया। जबकि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि रैखिक प्रतिसम 2 होना चाहिए, यानी कि ये तो ऐसे ही कट गया, ये नहीं होगा। ट्रेपीजियम पे चलते हैं। ट्रेपीजियम है ऐसा, इस टाइप का ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम को यदि हम इस तरह टाइप से यदि हम फ्लिप करते हैं, यानी फ्लिप ओवर करते हैं, तो ये हमारा सेम शेप में आ जा रहा है। लेकिन क्या हम ऐसे इसको घुमाएंगे तो क्या हमारा ये सेम शेप में आएगा? यदि इस तरह से हम मोड़ के इसको हमें इधर लाएंगे तो नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी कट गया, क्योंकि यहाँ पे रैखिक प्रतिसम 2 बोला है, यानी रैखिक प्रतिसम लाइन ऑफ सिमेट्री 2 होना चाहिए। तो इसमें 4 था इसलिए कट गया, इसमें 2, इसमें 1 था इसलिए कट गया, और इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होता ही नहीं है पैरेललोग्राम में। इसका मतलब आंसर क्वेश्चन नंबर डी का आंसर क्या होगा? तो सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल होगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी का हम आंसर क्या लिखेंगे? रेक्टेंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, नीचे के चित्रों को देखें और तालिका को पूरा करें। यहाँ पे जो तालिका दिया हुआ है, घूर्णन प्रतिसाम्य केंद्र, घूर्णन प्रतिसाम्य का कोण और घूर्णन प्रतिसाम्य की मात्रा। ठीक है, सो नंबर ऑफ सिमेट्री, इसका होगा इंग्लिश में नंबर ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री। यहाँ पे होगा हमारा एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 समझने के लिए आप लोग को खुद से थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा कि ये कितना डिग्री पे ये सेम शेप में आएगा। यदि हम इसको 90 डिग्री पे घुमाएंगे, इस टाइप से हमारा फिगर है। ओके, और इधर से एक है, एक इधर से है। ओके, इस टाइप से हमारा फिगर है। फिगर में जैसे दिया हुआ है, यदि हम इसको इस टाइप से घुमाएं, 90 डिग्री पे घुमाएं, तो ये हमारा सेम शेप में नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला देखो यहाँ पे एक पार्ट है। ओके, यदि हम इसको घुमाते यहाँ पे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ये वाला जो पार्ट्स है ना वो नहीं आएगा। थोड़ा इमेजिन आप लोगों को खुद से करना होगा। तो ये 90 डिग्री पे नहीं, यदि हम फिर इसको 180 पे घुमाते हैं तो ये हमारा सेम शेप में आ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री यहाँ इसका कितना होगा? तो ये हम कॉपी बुक में हम लोग खुद से भर लेते हैं इसको। यहाँ एंगल हम इसको सेंटर हम कहाँ मान रहे हैं? तो यहाँ मान रहे हैं हम सेंटर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे सेंटर हम इसको क्या मानेंगे? तो इंटरसेक्शन ऑफ 6 रेज। ओके, इंटरसेक्शन ऑफ 6 रेज, यानी कि तीनों 6 केंद्र के, यहाँ हिंदी में मैं लिख दे रही हूँ 6, सॉरी यहाँ पे केंद्र नहीं होगा, किरण, 6 किरण, 6 किरण का इंटरसेक्शन। ओके, का कटान बिंदु। ओके, इसका कटान बिंदु होगा, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ 6 रेज। ओके, उसके बाद यहाँ पे घूर्णन प्रतिसाम्य का कोण, यानी कि रोटेशनल सिमेट्री यहाँ पे कितना आया? तो 180 डिग्री पे ये सेम शेप में आ जा रहा है, यानी 180 होगा। और कितना बार आ रहा है? तो घूर्णन प्रतिसाम्य की मात्रा, इसको मात्रा निकालने के लिए, यानी कि नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री निकालने के लिए, एक यानी 180 में सेम शेप में आएगा, फिर 270 में नहीं आएगा, फिर यदि हम इसको घुमाएंगे यानी 360 में हमारा सेम शेप में आ जा रहा है। दैट मीन्स रोटेशनल सिमेट्री इसका कितना हुआ? तो 2 हुआ। 360 में ही हम लोग निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे दिया हुआ है, इस टाइप से रेज है।
इस टाइप से रेज दिया हुआ है। इसको यदि हम यहाँ यानी कि 90 डिग्री पे यदि हम इसको घुमाते हैं तो ये सेम शेप में आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री में ही इसका रोटेशनल सिमेट्री निकल जा रहा है। तो 90 ओके, एक बार 90 में सेम शेप में आया, फिर यहाँ से हम इसको करेंगे 180 में सेम शेप में आएगा, फिर 270 में आएगा सेम शेप में, उसके बाद 360 में भी सेम शेप में। दैट मीन्स यहाँ पे रोटेशनल नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना हो गया, तो इसका 4 हो गया, यानी 4 बार में ये सेम शेप में आ जा रहा है 360 टाइम्स में। ओके, 360 डिग्री घुमाने में। ओके, और इसका हम सेंटर कहाँ मान रहे हैं, तो यहाँ पॉइंट, इसका सेंटर मान रहे हैं हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ 4 रेज। ओके, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा चारों किरणों का कटान बिंदु। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 किरणों का कटान बिंदु। यहाँ हम लिखेंगे 4 किरणों का कटान बिंदु, और कितना एंगल आया, तो 90 डिग्री, और घूर्णन प्रतिसाम्य की मात्रा कितना हुआ, तो 4 हुआ। ठीक है, नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना आया, तो 4 आया। ओके, इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 रेक्टेंगल हम लोग ऑलरेडी निकाले हुए हैं। इसका हम लोग कितना मानते हैं, इसका सेंटर भी हम लोग क्या मानते हैं, दोनों डायगोनल्स का, ये जो दोनों डायगोनल्स है, दोनों डायगोनल्स को हम जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं दोनों डायगोनल्स, वही होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 डायगोनल्स। तो यहाँ पे हम इंग्लिश में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 डायगोनल्स लिखेंगे, और हिंदी में क्या लिखेंगे, दोनों विकर्णों का कटान बिंदु। दोनों विकर्णों का या दोनों कर्ण का कटान बिंदु, यही हम मानते हैं। ठीक है, और इसका रोटेशनल सिमेट्री कितना आया था, तो यदि हम वो 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो सेम शेप में नहीं आएगा, 180 में हम सेम शेप में लेते हैं, फिर 360 में सेम शेप में आ रहा है, यानी कि इसका कितना होगा, 180 होगा रोटेशनल सिमेट्री। और घूर्णन रोटेशनल सिमेट्री का नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना आया, तो 2 आया। ये है, इसका भी हम लोग देखे थे, यानी 180 पे ये आया था। सेंटर इसका क्या है, तो वही होगा दोनों डायगोनल्स जहाँ पे मिलते हैं, यानी कि दोनों कर्णों का कटान बिंदु। यहाँ भी सेम हम लिखेंगे, और कितना आ रहा है यहाँ पे, तो 180 में ये सेम शेप में आ रहे हैं, और इसका भी रोटेशनल सिमेट्री, नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा, तो 2 होगा। ठीक है, उसी तरह से हम इसका निकालेंगे स्क्वायर का भी सेंटर क्या होगा, दोनों कर्णों का कटान बिंदु। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री, इसका कितना एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना है, तो 90 डिग्री। मैं पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगी नहीं, क्योंकि 90 डिग्री पे हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे सेम शेप में आ जा रहा है, 90 डिग्री पे यदि हम इसको घुमाएंगे तो सेम शेप में आ रहा है। इसका मतलब कि रोटेशनल सिमेट्री, इसका एंगल ऑफ सिमेट्री कितना आया, तो 90 डिग्री, एंड नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसका कितना हुआ, तो 4 हुआ, क्योंकि 90 90 90 90 4 बार में ये सेम शेप में आ जा रहा है, इसलिए नंबर ऑफ सिमेट्री कितना होगा, तो 4 होगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में यहाँ भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही दोनों डायगोनल्स का इंटरसेक्शन ही होगा इसका केंद्र। ठीक है, सेंटर, और इसका यहाँ पे कितना होगा, ये इसका ट्रेपीजियम का यहाँ पे कितना होगा, तो इसका 180 होगा। क्यों, ट्रेपीजियम को इस टाइप से है ट्रेपीजियम। ठीक है, यदि हम इसको घुमाते हैं, यदि यहाँ से हम इसको घुमाते हैं, तो यदि हम 90 पे लाएंगे तो ये सेम शेप में नहीं आएगा, फिर इसको 180 में लाएंगे तो ये सेम शेप में आ जाएगा, फिर 270 में नहीं आएगा, फिर 360 में आएगा। इसका मतलब इसका रोटेशनल सिमेट्री कितना हो गया, तो एंगल ऑफ सिमेट्री इसका कितना हो गया, तो एंगल ऑफ सिमेट्री यहाँ पे लिखेंगे 180 लिखेंगे, और ये कितना बार आया, 360 टाइम्स 360 में, तो 2 बार आया। ओके, अब चलते हैं फैन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे फैन है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फैन है। फैन को यदि हम कैसे घुमाएंगे कि ये सेम शेप में आए, तो यदि हम इसको घुमाते हैं 90 डिग्री एंगल पे, तो ये हमारा सेम शेप में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 लाइन्स है, जैसे यहाँ पे 4 लाइन्स था ना, तो इसमें भी हमारा सेम शेप में आ गया था 90 डिग्री पे, उसी तरह से ये भी हमारा सेम शेप में आ जाएगा 90 डिग्री पे। ओके,
और ये सेंटर क्या होगा, तो यहाँ पे इसका सेंटर होगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिडिल ऑफ द फैन, फैन के पंखे का मध्य बिंदु, यहाँ लिखेंगे मिडिल ऑफ फैन। ओके, पंखे का मध्य बिंदु। और एंगल ऑफ सिमेट्री यहाँ पे कितना आया, तो 90 डिग्री आया। और 90 90 90 90 यानी 4 बार में ये सेम शेप में आ जाएगा। सो यहाँ पे नंबर ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा, रोटेशनल सिमेट्री, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, फैन का चला गया। अब चलते हैं, ये सर्कल टाइप का स्टार है, इसमें हम लोग को देखना होगा, यानी कि इसका एंगल्स हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका ये सेंटर क्या होगा, यही होगा, यानी कि मिडिल ऑफ द फिगर। इस चित्र का मध्य बिंदु, चित्र का मध्य बिंदु। घूर्णन प्रतिसाम्य का कोण कितना होगा, तो 360 से हम इसको देखेंगे कि कितनी बार में ये सेम शेप में आ रहा है। ठीक है, तो इसका हम एंगल कैसे निकालेंगे, तो आप लोग इसको यहाँ पे काउंट कर लो। यदि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये 9 यहाँ पे टोटल साइड्स आ रहा है। तो 360 से हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री निकल जाएगा। रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द फिगर इक्वल टू कितना होगा, तो 360 बाई ये जो नंबर ऑफ साइड्स इसका दिया हुआ है, यानी कि जो स्टार टाइप का जो साइड दिया हुआ है, यानी यहाँ पे कितना हम लिखेंगे, 9 लिखेंगे। दैट इज 40 टाइम्स हो रहा है, दैट इज 40 डिग्री। तो एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना आया यहाँ पे, तो हम लिखेंगे 40 डिग्री, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 40 डिग्री। ठीक है, ये 40 डिग्री हो गया। अब 40 डिग्री में हम देखेंगे कि कितना बार में घूम सकता है, तो 4 9 जब 360 होता है ना, तो इसीलिए ये इसका कितना आएगा, इसका ये नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना आएगा, तो 9 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कैसे निकालेंगे, आप लोग जानते हो ना, 360 बाई 40, ये 40 जो आया, ठीक है, दैट इज 9। ओके, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका 9 यहाँ पे देखो आप लोग, इसका 9 साइड्स है। ठीक है, ये जो स्टार टाइप का ये है, इसका 9 साइड्स है, यानी कि 9 ये जहाँ जहाँ जाएगा 9 साइड्स में इसका सेम शेप में आ जाएगा। सो ये हमारा यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री का, यहाँ पे नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा, तो 9 होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हम लोग को ये इसका निकालना है, यानी कि जो स्टार दिया हुआ है, ये देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है ना, तो इसको भी हमें 60 से, यानी 360 से एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसका निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 9 का एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू 360 बाई 6। 6 मैं क्यों कर रही हूँ, नंबर ऑफ साइड्स जो है 6। ओके, तो यहाँ पे कितना आया, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसका कितना आया, तो 60 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे 60 डिग्री लेंगे, और इसका भी मध्य बिंदु ही होगा, यानी कि मिडिल। ओके, तो यहाँ पे हम मिडिल ऑफ द फिगर लिख देंगे, यानी चित्र का मध्य बिंदु, मिडिल ऑफ द फिगर। ओके, और यहाँ 60 होगा, और यहाँ पे एंगल नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री यहाँ पे कितना आएगा, तो ऑब्वियसली 6 आएगा। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 साइड्स पे जैसे जैसे ये जाएंगे वैसे वैसे ही इसका सेम शेप में ये रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के साथ ही ये हमारा पूरा चैप्टर, यानी कि चैप्टर 18 पूरा कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 18.2 कंप्लीट होता है। ठीक है, सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों का वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड करने का। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं नहीं अभी अपलोड कर पा रही हूँ। ओके, सो गाइज आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आए,
और आप लोगों को रोटेशनल सिमेट्री समझ में आए। ओके, मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को ठीक अच्छी तरह से समझा सकूँ। ओके, ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, लाइक करना और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, बाय बाय।